हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के एमसीक्यू। इसका चैप्टर हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो अभी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दिस एक्ट प्रिस्क्राइब्स मिनिमम लिमिट ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इज़ नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, द एक्ट प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम लिमिट ऑफ वेजेस। वो कौन सा एक्ट है जो प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम वेजेस, मिनिमम लिमिट ऑफ वेजेस? तो उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 रिक्वायर्स डैश टू फिक्स द rates in respect of employment specified in schedule। तो इसमें पूछा है कि कौन फिक्स करता है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं शेड्यूल में। तो इस हमारे ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इस जो जैसा कि हमने पढ़ा था मिनिमम वेजेस एक्ट में, तो इसका आंसर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करती है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं शेड्यूल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Since the respective state government have been empowered under the Minimum Wages Act 1948 to independently fix wages, disparity between wages in neighboring states are common। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है इंडिपेंडेंटली। उसकी वजह से उसके जो नेबरिंग स्टेट हैं उसके मिनिमम वेजेस और करंट स्टेट के मिनिमम वेजेस में डिस्पैरिटी होती है और ये कॉमन है। तो इसका आंसर है ट्रू। जो इस स्टेटमेंट में दिया है वो सही है, बिकॉज जैसा कि हमने पढ़ा था कि मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली फिक्स करते हैं मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। तो स्टेट जो फिक्स करते हैं मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी एंड अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ देयर पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द स्टेट। तो उसके बेस पे मिनिमम वेजेस में हमेशा एक डिफरेंस देखा जाता है बिटवीन टू स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एक्सटेंड होता है कहाँ तक? तो ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया। ठीक है, होल ऑफ इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एडोलेसेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मीन्स क्या? तो एडोलेसेंट किसे बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट? तो एडोलेसेंट जो है वो है द पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड, जिसने 14 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिसने 14 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं बट उसने 18 ईयर्स अभी तक कंप्लीट नहीं किए। तो जो पीरियड बिटवीन 14 टू 18 ईयर का है इस पीरियड को हम बोलते हैं एडोलेसेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एडल्ट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज डैश ईयर्स ऑफ एज। जिसने कितनी ईयर कंप्लीट कर ली हो? जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हों तो वो अडल्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हैज़ द सेम डेफिनेशन। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है मिनिमम वेजेस एक्ट में, वही सेम डेफिनेशन दी गई है कौन से फॉलोइंग एक्ट में, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये दी गई है पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट में जो डेफिनेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की दी गई है वो सेम है दोनों एक्ट में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 अ चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ completed his, चाइल्ड मतलब हु हैज़ नॉट completed his, नॉट completed उसने कितने ईयर्स की एज नहीं कंप्लीट की हो तो उसे चाइल्ड माना जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 14 से 18 ईयर वाले बीच में जो होते हैं उन्हें बोलते हैं एडोलेसेंट। ठीक है, 18 अबाव जो होते हैं वो हो जाते हैं अडल्ट। तो जो 14 जिसने कंप्लीट नहीं की हो वो होते हैं चाइल्ड। द पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द 14 completed his 14th ईयर ऑफ एज, तो उसको हम बोलेंगे चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं एन इंडेक्स नंबर इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयज़ in any scheduled employment in respect which minimum rates of wages have been fixed under minimum wages act 1948 is known as। तो उस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था मिनिमम वेजेस एक्ट में, तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हैज़ सिमिलर मीनिंग एज इन द, दो वेजेस का डेफिनेशन है मिनिमम वेजेस एक्ट में, सेम डेफिनेशन दिया गया है कौन से एक्ट में, तो दैट इज़ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का भी सेम डेफिनेशन है जो कि हमने अभी अभी पढ़ा था ऊपर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसमें वेजेस में जनरली बेसिक प्लस डीए, ये दो चीज़ इंक्लूड होती हैं वेजेस में एज़ पर द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो यहाँ पे दिया गया है वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होता है। वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग अलावेंसेस, ये भी इंक्लूड नहीं होता है। फिर दिया है ग्रेजुटी, ये भी इंक्लूड नहीं होता है। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही इंक्लूड नहीं होते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। जैसा कि अभी हमने देखा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट में दो ही चीज़ इंक्लूड होती हैं, दैट इज़ बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। तो HRA हाउस रेंट अलाउंस इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो जैसा कि हमने देखा दो ही चीज़ इंक्लूड होती है, बेसिक प्लस डीए। तो यहाँ पे लीव ट्रैवल अलावेंस विल नॉट बी इंक्लूडेड,
सो दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेजेस. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द मिनिमम वेजेस एक्ट. जैसा कि हमने पढ़ा था मिनिमम वेजेस एक्ट में सिर्फ एक शेड्यूल है. ठीक है, ओनली वन शेड्यूल. एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द शेड्यूल ऑफ मिनिमम वेजेस. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में उस शेड्यूल के कितने पार्ट हैं. तो शेड्यूल एक है लेकिन उस शेड्यूल के दो पार्ट हैं. दो पार्ट में डिफाइन किया गया है क्या. नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पार्ट वन में दो टाइप के, पार्ट वन और पार्ट टू में अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयमेंट डिफाइन किए गए हैं. पार्ट टू में एग्रीकल्चर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है, पार्ट ए में अदर देन एग्रीकल्चर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पूछा है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट की डेफिनेशन क्या है. तो एम्प्लॉय में क्या स्किल्ड लेबर एंड क्लरिकल लेबर आते हैं, क्या स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर बोथ, या मैनुअल लेबर आते हैं, या स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर बोथ, मैनुअल एंड क्लरिकल बोथ. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है कि स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल क्लरिकल बोथ. तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है. तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा. इसमें हमारे स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल एंड क्लरिकल ये सारे वर्कर्स कवर होते हैं अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय बोला है अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में. डैश एंड आउट वर्कर, क्या आउट वर्कर इंक्लूडेड होता है या एक्सक्लूडेड होता है, या इंक्लूड और एक्सक्लूड एट डिस्क्रिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, या द एक्ट इज साइलेंट. तो इसका आंसर है द आउट वर्कर इज इंक्लूडेड. डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय में आउट वर्कर को इंक्लूड किया गया है. आउट वर्कर भी एक वर्कर ही माना जाएगा अंडर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय माना जाएगा. ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में पूछा है A/N डैश एम्प्लॉय इज वन whose operations involve to perform the simple duty which require experience of little of no independent judgment. एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा सा, सिंपल ड्यूटी करनी है. एक बंदा एक एम्प्लॉई है जो कि किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, परफॉर्म करता है सिंपल ड्यूटी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और कोई जजमेंट लेने की क्षमता नहीं है. प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑल द फेमिलियरिटी विद द ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी. जो भी थोड़ा बहुत ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा बहुत फेमिलियर होना चाहिए. तो वो कौन से टाइप का वर्कर है, क्या वो अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, वाइट कॉलर है. तो हमारा आंसर है दैट इज़ अनस्किल्ड वर्कर. ठीक है, एक अनस्किल्ड वर्कर को जो ऑपरेशन में उसकी जो ड्यूटी होती है वो बहुत सिंपल होती है, एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें उसको कोई जजमेंट लेना नहीं है या प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत फेमिलियर होना चाहिए जिस काम को करने वाला है उस काम से. ठीक है, तो वो हो जाएगा आंसर हमारा अनस्किल्ड वर्कर या अनस्किल्ड एम्प्लॉय. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगले क्वेश्चन में बोला whose work require physical exertion and familiarity with variety of articles. ठीक है, फिजिकल वर्क करता है जिसमें उसको मेंटली ज़्यादा कुछ
करना नहीं है, जस्ट फिज़िकल वर्क करता है। एंड थोड़ा बहुत वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स, जो भी वो टूल्स यूज़ करने वाला है उससे उसकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए या गुड्स के साथ में। तो उस टाइप के वर्कर को क्या बोलते हैं, तो वो अनस्किल्ड एम्प्लॉय होता है। ठीक है, अनस्किल्ड एम्प्लॉय। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एन वर्कर इज वन हु डज वर्क जनरली। अब ये एक टाइप का वर्कर है जो वर्क करता है जनरली डिफाइंड रूटीन, डिफाइंड नेचर का काम करता है। मेजर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट सो मच, ज़्यादा रिक्वायरमेंट इससे है नहीं। रिक्वायरमेंट ऑफ सो मच ऑफ जजमेंट, ठीक है, जजमेंट या स्किल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी असाइन टू हिम और रिलेटिवली नैरो जॉब वेयर इम्पोर्टेंट डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन कोई और ले रहा है, बहुत नैरो जॉब। ठीक है, एक टाइप का काम करता है ये जो वर्कर है, इसको एक टाइप का काम दिया गया है जो रूटीन इन नेचर है, जो सिमिलर होता है, एक टाइप से सिमिलर होता है, डेली सेम टाइप का काम होता है। एंड उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो अपने डिसीजन लेगा। बस उसे हाँ एक रूटीन काम दिया गया, उस रूटीन काम को वो डेली डेली परफॉर्म करता है। इस केस में इसका आंसर होगा हमारा सेमी स्किल्ड वर्कर। ठीक है, इसको बोला जाता है सेमी स्किल्ड वर्कर। ये ज़्यादा डिसीजन नहीं लेता है, इससे एक टाइप का रूटीन काम दिया जाता है जिसमें वो उस काम को कर करके थोड़ा सा प्रैक्टिस्ड हो चुका है, तो ही इज़ नोन एज सेमी स्किल्ड वर्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुज वर्क इज लिमिटेड टू परफॉर्म ऑफ रूटीन ऑपरेशन ऑफ लिमिटेड स्कोप। तो रूटीन, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि रूटीन नेचर के काम को एक सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय करता है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय। उसके बाद हम देखते हैं, अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट डैश एम्प्लॉय इज़ वन हु इज़ केपेबल ऑफ वर्किंग एफिशिएंटली। वो एफिशिएंटली काम करता है, एक्सरसाइज करता है इंडिपेंडेंट जजमेंट, डिस्चार्ज करता है इस ड्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अनस्किल्ड नहीं हो सकता, ना ही सेमी स्किल्ड हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम स्किल्ड वर्कर। ठीक है, ये अपने आप काम को एफिशिएंटली ख़त्म करता है, इंडिपेंडेंट जजमेंट लेने के कैपेबल है, एंड अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करता है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आवर आंसर इज स्किल्ड वर्कर। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है, हु मस्ट possess a thorough and comprehensive knowledge of trade, craft or industry which he is employed। एक वर्कर है जिसे थरो नॉलेज है, थरो कम्प्रीहेंसिव नॉलेज है ट्रेड की, क्राफ्ट की और इंडस्ट्री की, जिसमें वो एम्प्लॉयड है, तो उसको हम बोलते हैं स्किल्ड एम्प्लॉय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है, ए वर्कर इज वन हु इज केपेबल ऑफ वर्किंग एफिशिएंटली। एफिशिएंटली काम करता है, सुपरवाइज करता है एफिशिएंटली द वर्क ऑफ स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर के वर्क को वो सुपरवाइज करता है वर्क ऑफ स्किल्ड वर्कर। तो इसके भी वर्क को वो सुपरवाइज कर रहा है, दैट मीन्स ही इज़ अ हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि
ही इज़ हाईली स्किल्ड, वो इस स्टेज को पार कर चुका है। तो हमारा आंसर हो जाता है हाईली स्किल्ड वर्कर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग मिनिमम वेजेस लाइज विथ, किसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है फिक्स मिनिमम वेजेस? तो मिनिमम वेजेस फिक्स कौन कर सकता है? जैसा कि हमने पढ़ा था मिनिमम वेजेस एक्ट में, तो मिनिमम वेजेस जो फिक्स करती है वो है हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ये फिक्स करती है मिनिमम वेजेस। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम वेजेस एज पर, किसके हिसाब से फिक्स करती है? एज पर कौन से? तो जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे कोई शेड्यूल 3 नहीं है, पार्ट 2 और पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल नहीं है। हमने पढ़ा था कि एक उस शेड्यूल के 2 ही पार्ट हैं, शेड्यूल 1 ऑफ पार्ट 2, शेड्यूल 1 ऑफ पार्ट 2, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ दी शेड्यूल, 2 ही पार्ट हैं, पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। दोनों पार्ट में वर्कर्स डिफाइन करे गए हैं, एग्रीकल्चर वर्कर वर्सेस नॉन एग्रीकल्चर वर्कर। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेजेस फिक्स करती है एज पर दी पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ दी शेड्यूल। ठीक है, क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो may refrain from fixing minimum rates of wages in respect of any scheduled employment in which there is in the whole state less than, कितने less than एम्प्लॉई हैं तो उसे रिफ्रेन मतलब उससे रोक दिया जाता है मिनिमम वेजेस फिक्स करने से। तो अगर 1000 से लेस एम्प्लॉई हैं, लेस देन 1000 एम्प्लॉई हैं, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्कर इज नोन एज, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को टाइम वर्कर को जो दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिनिमम गारंटीड रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनिमम गारंटीड रेट। मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जो टाइम वर्कर को मिलता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम गारंटीड रेट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर अ पीस वर्कर। ठीक है, जो पीस वर्कर को दी जाती है। पीस वर्कर कौन होता है? पीस वर्कर जैसे किसी वर्कर को हम एम्प्लॉय करते हैं नॉट बेस्ड ऑन टाइम बट बेस्ड ऑन पीस, फॉर बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग 1000 प्रोडक्ट्स या 1000 pieces, based on 1000 pieces somebody will pay per piece this much or per 1000 piece this much, so that is piece worker। तो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर पीस वर्कर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं minimum rates of wages for peace worker is known as minimum peace rate। ठीक है, तो वो आ जाएगा मिनिमम पीस रेट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी उसे मिनिमम पीस रेट नहीं, उसे हम बोलते हैं मिनिमम गारंटीड रेट। जो भी मिनिमम गारंटीड रेट होता है फॉर द पीस वर्कर तो उसे हम बोलते हैं उसे हम मिनिमम पीस रेट ही बोलते हैं। मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जो पीस वर्कर को मिलता है उसे हम मिनिमम पीस रेट बोलते हैं।
ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मिनिमम रेट्स ऑफ रेम्यूनरेशन अप्लाई इन केस ऑफ एम्प्लॉई एम्प्लॉयड ऑन अ पीस वर्क फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉय मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस ऑन टाइम और वर्क बेसिस। तो इसमें क्या था कि इसमें वो पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क कर रहा था कि 1000 पीस बनाएगा तो उसे लेट्स से कि 100 रुपीज़ उसे मिलेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीसेस। तो उस केस में हमारा हो जाता है मिनिमम पीस रेट। यहाँ पे है कि मिनिमम रेट ऑफ रेम्यूनरेशन है उस एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉयड है पीस रेट फॉर पीस work for the purpose of securing such employees in minimum rates of wages on time and work basis। एंड उसको पीसेस भी बनाने हैं उतने एंड उसको एक टाइम भी दिया जा रहा है कि इतने लिमिटेड टाइम में उसे ये करना है। तो उस केस में जो वेजेस उसे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिनिमम गारंटीड, उसे कहते हैं मिनिमम गारंटीड टाइम रेट। ठीक है, मिनिमम गारंटीड टाइम रेट बोलते हैं। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में हम आते हैं। 31 में बोला है मिनिमम रेट वेदर टाइम रेट और अ पीस रेट टू अप्लाई इन सब्स्टिट्यूशन फॉर मिनिमम रेट्स विच वुड अदरवाइज बी अप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क डन बाय द एम्प्लॉय। अच्छा, तो यहाँ बोला है कि एक मिनिमम रेट है जो कि टाइम रेट और पीस रेट हो सकता है, वो तो अप्लाई हो ही रहा है इन सब्स्टिट्यूशन फॉर मिनिमम रेट्स विच वुड अदरवाइज बी अप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क डन बाय द एम्प्लॉय। अगर वो ओवर टाइम काम कर रहा है तो उस केस में जो रेट उसको मिलेगा मिनिमम रेट तो मिलेगा ही, प्लस जो एडिशनल काम कर रहा है उसके लिए उसे मिलेगा ओवर टाइम रेट जो कि मिनिमम रेट से ज़्यादा होगा। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स कर सकती है? तो इसका आंसर हाँ कर सकती है, बट डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क के लिए भी, एडल्ट एडोलेसेंट चिल्ड्रन के लिए भी। अगर अडल्ट है तो उसका इतना रेट होना चाहिए, एडोलेसेंट है तो ये रेट होना चाहिए, चाइल्ड है तो ये रेट, या अगर अप्रेंटिस में है सीख रहा है तो उसका क्या रेट होना चाहिए, उसके बेस पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपना मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अकॉर्डिंगली फिक्स कर सकती है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव केसेस में। इस केस में भी डिफरेंट रेट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है, इस केस में भी, इस केस में भी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज़ बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिफरेंट रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स कर सकती है डिफरेंट लोकेलिटीज़ बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है ट्रू। तो ये बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से डिफरेंट लोकेलिटीज़ के लिए डिफरेंट रेट्स फिक्स किए जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम वेजेस। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर सकती है मिनिमम वेजेस किस केस में? बाय हावर, बाय डे या बाय मंथ। कैसे फिक्स कर सकती है? तो वो
एनी ऑफ दी अबव, वो कुछ भी चूज़ करके फिक्स कर सकती है, बाय हावर भी कर सकती है, बाय डे भी, बाय मंथ भी, ठीक है। मिनिमम वेजेस or revised minimum wages or revised by the appropriate government may consist of basic rate होता है, special allowance with a variation in, तो वेरिएशन किस में होता है, तो वेरिएशन होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में, ठीक है। बेसिक अलाउंस तो उसमें होगा ही, उसका एक बेसिक रेट तो होगा ही, एंड वेरिएशन होगा, स्पेशल अलाउंस होगा जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है और वो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड ऑल इंक्लूसिव रेट, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो इसमें बेसिक रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस जो मिलते हैं, तो ये तीनों चीज़ होती हैं, ठीक है। बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन, तो ऑल द थ्री इज इंक्लूडेड, सो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो है and cash value of concession in respect of supplies essential commodities at concession rates shall be computed by, इसको compute कौन करेगा, ठीक है। तो इसको जो compute करेगा shall be compute by, उसको बोलेंगे competent authority इसको compute करेगी। Let's see the next question. Who advises the appropriate government for coordinating work of committees and subcommittees? कमेटी और सब कमेटी की वर्क को कौन कोऑर्डिनेट करेगा, तो एडवाइजरी बोर्ड जो है, एडवाइजरी बोर्ड विल कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ कमेटी एंड सब कमेटी, ठीक है। हु एडवाइजेज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जनरली इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, ठीक है। कौन एडवाइस करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, तो ये है एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस करता है गवर्नमेंट को फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि द डैश शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हु शैल बी इक्वल इन नंबर, ठीक है, जो कि इक्वल होंगे नंबर में। तो किस चीज़ में वो बंदे इक्वल होंगे, तो ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा था कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें जो बंदे नॉमिनेट होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट होते हैं, उसमें एक बंदा एम्प्लॉयर का होता है, एम्प्लॉइज़ का होता है इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, जो भी जितने बंदे होंगे इसमें वो सारे इक्वल इन नंबर होंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट पर्सन्स आर टू बी अपॉइंटेड इन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है इसमें जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, जो ना कि एम्प्लॉयर की तरफ से है ना कि एम्प्लॉय की तरफ से, जो ये इंडिपेंडेंट पर्सन है ये कितने होते हैं, हाउ मेनी, तो ये होते हैं मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, तो ये 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 1/3 होते हैं। अगर 3 मेंबर हैं तो कम से कम एक मेंबर इंडिपेंडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एक मेंबर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, जो अपने डिसीजन उन दोनों के तरफ से ना हो, वो
उसका डिसीजन इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर मिनिमम wages 1948, each of the committee, subcommittee and the advisory board shall consist of a person to be nominated by dash government representing the employees in the schedule employment। तो इसको जो अपॉइंट करता है जो रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो ये इन मेंबर्स को जो अपॉइंट करता है वो कौन है, तो वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय शेड्यूल नॉमिनेटेड करने वाला बंदा जो है वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम वेजेस पेएबल अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1948 शैल बी पेड। कैसे पे की जाती है? इट शैल बी पेड इन मिनिमम वेजेस जो भी हैं ये कभी भी काइंड में पे नहीं किए जाने चाहिए। आइदर कैश और काइंड नहीं, पार्टली कैश और काइंड नहीं, ये फुली कैश में पे होने चाहिए, काइंड में नहीं। काइंड क्या होता है? काइंड जैसे कि किसी को पैसे ना दे करके उसे कोई और चीज़ दे दी, ठीक है, किसी को चावल प्रोवाइड कर दिए या दाल प्रोवाइड कर दी या चीज़ें प्रोवाइड कर दी इंस्टेड ऑफ गिविंग सैलरी या पैसे, तो उस केस में वो हो जाता है काइंड। तो कैश में ही हमेशा मिनिमम वेजेस जो हैं पेएबल अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में शैल बी पेड इन कैश। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वेयर इट हैज़ बीन द कस्टम टू वेजेस होली और पार्टली इन काइंड। कहीं कहीं किसी किसी फैक्ट्री में कस्टम होता है कि हम कुछ उसको वेजेस देंगे और कुछ हम उसको काइंड में भी प्रोवाइड करेंगे। तो उस केस में द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन in official gazette the payment of minimum wages either wholly or partly in kind तो यहाँ पे बोला है कि अगर कहीं पे कस्टम है वेजेस पे करने का होली और पार्टली इन काइंड, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन देगी, ऑफिशियल गजट में ऑथराइज करेगी उस पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस को आइदर बाय होली और पार्टली काइंड में। तो क्या कर सकती है? तो आंसर है ट्रू, हाँ कर सकती है। अब जब ऑथराइज हो जाएगा तो वो पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉय essentially dash when it is declared to be so by the appropriate government on the ground that daily hours of duty includes a period of incation during which the employee may be on duty but it's not called upon display whether physical activity or sustained attention। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है इंटरमिटेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज एसेंशियली इंटरमिटेंट व्हेन it is declared to be so that the appropriate government on the ground that daily hours of duty includes a period of inaction during which employee may be on duty or called upon to display the physical activity and sustained attention। ठीक है, let's see the next question। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ़ एम्प्लॉई हैज़ वर्कड ऑन एनी डे, किसी दिन उसने काम किया इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वर्किंग हावर्स से ज़्यादा, तो वो किस चीज़ के लिए एलिजिबल होगा अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट? तो उसे ओवर टाइम रेट भी मिलेगा, मिनिमम वेजेस रेट भी मिल सकता है। सो ए और बी विच एवर इज़ हायर।
पर ओवर टाइम रेट ज़्यादा है तो वो मिलेगा, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस रेट ज़्यादा है तो वो मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी वेयर एम्प्लॉय डज 2 or more classes of work, where employee does 2 or more classes of work to which 2 or more classes of work। यहाँ पे बोला है कि एक एम्प्लॉय काम करता है, स्किल्ड का भी सेमी स्किल्ड का भी, डज 2 or more classes of work। एक काम दिया उसने, एक काम किया, फिर दूसरे टाइप का काम दिया उसने, वो भी किया, 2-3 अलग अलग टाइप के काम कर रहा है वो, एक क्लास ऑफ वर्क से ज़्यादा कर रहा है, 2 or more classes of work in each sufficient in which different minimum rates of wages, ठीक है, different minimum rates of wages applicable to the employer shall pay to such employee in respect of time respectively occupied in each such class of work, wages at dash minimum rates of wages in force in respect of each class। तो यहाँ पे बोल रहा है wages at not less than, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा not less than the minimum rates of wages in force। तो यहाँ पे बोला है अगर एक एम्प्लॉय एक या एक से ज़्यादा, 2 या उससे ज़्यादा टाइप के काम करता है तो उसे हर एक क्लास, जैसे मान लो कि सेमी स्किल्ड का रेट अलग है, उसे अगर 500 पर डे के मिलते हैं तो स्किल्ड को मिलते हैं 700 पर डे। तो उस केस में अगर उसने 4 घंटे सेमी स्किल्ड का काम किया और फिर 4 घंटे स्किल्ड का काम किया तो उसे इस क्लास के अकॉर्डिंग 4 घंटे के पैसे मिलेंगे, इस क्लास के अकॉर्डिंग बैलेंस 4 घंटे के पैसे मिलेंगे। ठीक है, जो उस क्लास के लिए प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उससे उसको कम नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिस पर्टिकुलर टाइम में उसने जिस भी क्लास ऑफ वर्क को परफॉर्म किया है। ठीक है, अंडरस्टूड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है वेयर एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ऑन अ पीस वर्क। ठीक है, पीस वर्क में वो काम कर रहा है विच मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट अ मिनिमम पीस रेट। वहाँ पे टाइम रेट है, पीस रेट नहीं है। हैज़ बिन लिव्ड अंडर द एक्ट द एम्प्लॉय शैल पे सच एम्प्लॉय वेजेस नॉट लेस देन द मिनिमम। तो उसको कितना, जो भी रेट बनेगा वो जो टाइम रेट है उससे कम नहीं बनना है उसका। ठीक है, शैल पे सच एम्प्लॉय वेजेस नॉट लेस देन द मिनिमम टाइम रेट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। उसमें हमसे पूछा है हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। तो ये हमने जैसा कि पढ़ा था मिनिमम वेजेस रेट में, मिनिमम वेजेस वाले चैप्टर में, कि जो भी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड हैं पर्टिकुलर ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस पेड टू देम, ये सारे रजिस्टर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की। ठीक है, हु अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर में इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ हियरिंग एंड डिसाइडिंग अथॉरिटी। हियरिंग एंड डिसाइडिंग अथॉरिटी किसको अपॉइंट किया जा सकता है? तो ये हियरिंग एंड डिसाइडिंग अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन को भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेबर कमिश्नर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, जज ऑफ सिविल कोर्ट को भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है एनी ऑफ दी अबव। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948।
टाइम पीरियड क्या है मिनिमम वेजेस, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में। तो इसका जो टाइम पीरियड दिया है ये है 6 मंथ का, ठीक है। जो भी प्रेजेंटेशन देनी है अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट ये 6 मंथ के अंडर में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हियरिंग एंड डिसाइडिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में हियरिंग एंड डिसाइडिंग अथॉरिटी किसको बनाया गया है फॉर द मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए? तो ये पावर दी है सिविल कोर्ट के पास में। यहाँ पे बोला है नेक्स्ट में प्रोविजन रिगार्डिंग द सिंगल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट। बहुत सारे एप्लीकेंट एक साथ सिंगल एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो ये कौन से सेक्शन के अंडर में दिया है? तो ये दिया है सेक्शन नंबर 21 के अंडर में ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट में दिया है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स दे सकते हैं सिंगल एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी ऑफ ऑफेंसेस अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आर कवर्ड अंडर द सेक्शन। तो ये पेनल्टीज यहाँ पे दी गई हैं सेक्शन 22 में ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पेनल्टी अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948? कितनी पेनल्टी लगेगी एम्प्लॉयर के ऊपर अगर वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पे नहीं करता है जो कि फ़िक्स किए गए हैं एम्प्लॉय को? तो उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक की, जेल हो सकती है 6 महीने तक की, या फ़ाइन हो सकता है 500 तक का, या दोनों भी हो सकती है, जेल प्लस फ़ाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए हो जाता है आंसर। अगर एम्प्लॉयर मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पे नहीं करता है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 500 रुपये तक का फ़ाइन, या दोनों लग सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ कंपनी मिनिमम वेजेस एक्ट में बताया है कि कंपनी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो कंपनी में अंडर जो डिफ़ाइन किया गया है मिनिमम वेजेस एक्ट में उसमें इंक्लूडेड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन, इंडिविजुअल्स। तो ये ऑल ऑफ दी अबव कवर हो जाते हैं अंडर दिस डेफिनेशन जो कि दी गई है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 58th क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम वेजेस एक्ट में जो टर्म दिया है डायरेक्टर इन रिलेशन टू द फर्म, जो फर्म्स होती हैं उनमें डायरेक्टर होता है पार्टनरशिप फर्म में। तो ये डायरेक्टर किसे बोला गया है? तो ये पार्टनर इन द फर्म, जो भी पार्टनर होंगे फर्म के उन्हें डायरेक्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉई ने रेलिंक्विश कर दिया है या रिड्यूस कर दिया है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, और एनी प्रिविलेज कंसेशन accruing to him under the minimum wages act shall be। तो क्या होगा अगर मान लो किसी एम्प्लॉय ने एग्रीमेंट कर लिया एम्प्लॉयर के साथ में, एम्प्लॉय ने बोला उस एग्रीमेंट में कि चलो भैया मेरे को 500 नहीं मेरे को 100 रुपया ही दे दो, इसी वजह से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, और उसने एक एग्रीमेंट साइन कर ली। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो जो एग्रीमेंट है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। उस केस में हो जाता है null and void in so far as the it purports to reduce the minimum rates of wages, ठीक है। जो भी एग्रीमेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को से कम का एग्रीमेंट होगा, भले ही एम्प्लॉय ने साइन किया हो, वो एग्रीमेंट हो जाएगा नल एंड वॉइड, ठीक है। उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस एग्रीमेंट की, ठीक है।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 60th। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज़ द पावर, किसके पास पावर है टू ऐड इन द शेड्यूल में ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में किसी एम्प्लॉयमेंट को ऐड करना या रिमूव करने की पावर किसके पास में है। तो वो पावर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, शेड्यूल में किसी भी एम्प्लॉयमेंट को ऐड और रिमूव करने की पावर लाइज विथ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मंथ्स नोटिस, कितने मंथ का नोटिस देना पड़ेगा इन केस एनी एडिशन, अगर कोई एडिशन करते हैं बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन द शेड्यूल, तो कितने मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर है 3 मंथ्स नोटिस शैल बी गिवन। किसी भी एम्प्लॉयमेंट को ऐड करने के लिए अंडर द शेड्यूल ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट तो 3 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फॉर एडिंग सच एम्प्लॉयमेंट इनटू द शेड्यूल ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 62nd। तो हमारा यहाँ पूछा है द डैश में गिव डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को टू कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट इन द स्टेट, कि मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करे, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब करे। तो इसकी पावर किसके पास है, कौन डायरेक्शन दे सकता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को टू कैरी इनटू द एग्जीक्यूशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट इन द स्टेट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु हैज़ द पावर टू मेक द रूल फॉर ऑपरेशंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इन द स्टेट। तो किसके पास पावर है रूल बनाने की फॉर ऑपरेशंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के लिए, तो दैट पावर लाइज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा इसका भी आंसर हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पूछा है हु हैज़ द पावर टू प्रिस्क्राइब, किसके पास पावर है प्रिस्क्राइब करने की पावर ऑफ इंस्पेक्टर की अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो किसके पास पावर है टू प्रिस्क्राइब द पावर ऑफ इंस्पेक्टर मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर में इन द स्टेट। तो ये इसका आंसर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है पावर ऑफ इंस्पेक्टर की, कि इंस्पेक्टर की कितनी पावर है अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। थैंक यू।